नमस्कार। डॉक्टर एच.एस. गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बर्नर थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। बच्चों, इससे पहले हम जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जनरल इंट्रोडक्शंस, उसमें यूज होने वाली टर्मोलॉजीज़, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, लिगेंड्स क्या होते हैं, जो है उस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये सब डिटेल से हम जनरल इंट्रोडक्शंस में पढ़ चुके थे। देन उसके बाद में कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स, क्योंकि लिगेंड्स मेटल और लिगेंड के मध्य ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है और उसी से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। तो हम लिगेंड्स के बारे में, उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में डिटेल से हम पढ़ चुके थे। बेस ऑन चार्ज, बेस ऑन बॉन्ड, है ना, उसके आधार पर लिगेंडों का क्लासिफिकेशंस हम पढ़ चुके। इसी क्रम में अब हम जो पढ़ना चाहते हैं वो ये पढ़ना चाहते हैं कि मेटल और लिगेंड के मध्य में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की भांति व्यवहार करता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर की भांति व्यवहार करता है, उस बॉन्ड का जो है, उस बॉन्ड का नेचर क्या है, उसको हम कैसे समझें। मेटल और लिगेंड के मध्य में उस बंध की क्या प्रकृति है और उनकी क्या संरचना है, उनके क्या गुण हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर इस लेक्चर्स में बर्नर सिद्धांत आया। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बर्नर सिद्धांत दिया बर्नर नाम के साइंटिस्ट ने, और उसको हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। देखिए, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाने का सबसे पहले जो है बर्नर नाम के साइंटिस्ट ने प्रयास किया, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला, और उसने अपने नाम के आधार पर इस सिद्धांत का नाम दिया था बर्नर सिद्धांत। इस बर्नर सिद्धांत के अनुसार धातु दो प्रकार की संयोजकता दर्शाता है, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, आयनिक होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है ना। ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या डिफरेंसेज है, ये भी यहाँ पर इसमें नोट्स में दिखाया गया है। देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु, प्राइमरी वैलेंसी है वो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, इसके बराबर होती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किसके को रिप्रेजेंट करती है, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को, उपसर्जन संख्या को। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी है वो लिगेंड द्वारा सेटिस्फाई होती है। प्राइमरी वैलेंसी है नॉन डायरेक्शनल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी है डायरेक्शनल होती है। ये प्राइमरी वैलेंसी आयनीकृत होती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी है नॉन आयनीकृत होती है। और ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ज्यामितीय अनुमान में अनुपयोगी है और इसका कोई यूज नहीं है, मतलब इससे ज्यामिति का या ज्योमेट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी देती है। तो पहला पॉइंट था बर्नर का कि धातु जो है दो प्रकार की संयोजकता दर्शाते हैं। बर्नर थ्योरी का पहला पॉइंट था प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। इसी प्रकार से सेकेंड पॉइंट था बर्नर का कि धातु परमाणु प्राथमिक और द्वितीय दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट होने की प्रवृत्ति रखता है। प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि सेकेंडरी जो वैलेंसी है ऋणायनों द्वारा, उदासीन आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। कुछ संकुलों में ऋणायन दोनों ही संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, प्राइमरी को भी करते हैं और सेकेंडरी को भी करते हैं। थर्ड इसका पॉइंट था बर्नर थ्योरी का कि द्वितीय संयोजकता लिगेंड हमेशा दिशात्मक होती है या दिशात्मक गुण रखती है, जो कि संकुल की ज्योमेट्री को बताती है। जैसे 6 कोऑर्डिनेशन संख्या द्वितीय संयोजकता रखने वाले अष्टफल की है,
और 4 द्वितीयक संयोजकता रखने वाले जो कॉम्प्लेक्स है वो चतुष्फलकीय वर्गाकार समतलीय व्यवहार रखते हैं। कहने का मतलब इसने ये बताया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक, नेक्स्ट ही इसमें आ रहा है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वर्नर का, वो ये कहता है कि जब उपसेशन यौगिकों की संरचना जब हम उपसेशन यौगिकों की संरचना को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको डॉटेड लाइन से, कटी-पटी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है जब उसकी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको हम किससे, सॉलिड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जो है वर्नर सिद्धांत को समझाने के लिए हम जो एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं FeCN का होल 6 Cl3 संकुल लेते हैं। तो और इस संकुल को हम जो है 4-5 तरीके से इन्होंने लिखा था। FeCN Cl जो है तीनों Cl जो है कोष्टक के बाहर, फिर एक Cl को अंदर ले लिया, NH3 कम कर दिया यहाँ पर, फिर 2 Cl को अंदर ले लिया, एक NH3 फिर कम कर दिया, और लास्ट में तीनों Cl को अंदर ले लिए तो FeNH3 का होल थ्राइस है। तो इसको हम जो है आगे इसको डिटेल्स जब स्ट्रक्चर बताएंगे तो उसमें यहाँ पर बताएंगे। अब ये जो वर्नर सिद्धांत है, इस वर्नर सिद्धांत की क्या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस और वर्नर के क्या प्रायोगिक प्रमाण। तो देखिए वर्नर ने संकुलों को, गुणों को प्रयोग द्वारा भी समझा। उसने कहा कि भाई जैसे इन संकुलों में ये जो है संकुल लिया FeNH3 का होल 6 और Cl3, इसकी जब वाटर से रिएक्शन कराई इसने तो क्या किया कि ये इसमें FeNH3 का होल 6 + 3 और 3 Cl माइनस आयन इसके बाहर निकल गए, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स का मेन पार्ट था वो इसमें एस सच रहा है यहाँ पर। ठीक है, जब इस संकुल में AgNO3 का विलयन डालें तो इसमें 3 मोल AgCl का अपक्षेप प्राप्त हुआ। क्यों, किसकी वजह से प्राप्त हुआ? किसके वजह से प्राप्त हुआ कि ये जो 3 Cl माइनस है AgNO3 से रिएक्शन करके 3 AgCl ये इसने दे दिया। ठीक है, तो ये इस अपक्षेपण तो उस बात को समझाता है कि संकुल का, इस बात को, ये चीज़ जो है इस बात को समझाती है कि संकुल का आयनन होता है। इसी प्रकार से इसने संकुल में कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मतलब संकुलों में विद्युत चालकता को समझाया। तो इसने बताया कि भाई अगर कोई संकुल जो है विद्युत चालकता का जो है चालक है, कंडक्टर है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि उस कॉम्प्लेक्स में आयन उपस्थित है और वो जो चालकता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आयनों की संख्या के। कहने का मतलब अगर संकुल में ज़्यादा आयन है तो चालकता का मान भी ज़्यादा आएगा, कम आयन है तो चालकता का मान कम आएगा, और अगर संकुल में कोई आयन नहीं है तो उसमें चालकता गुण नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर इसने ये जलीय विलयन लिए FeNH3 का होल 3, FeNH3 का होल 6 बड़ा कोष्टक और Cl3, तो इसकी विद्युत चालकता जलीय विलयन में जलीय FeNH3 का होल 5 Cl और Cl2 से अधिक होती है। तो इसका क्या रीजन है? देखिए FeNH3 का होल 6 बड़ा कोष्टक और बड़े कोष्टक के बाहर में 3 Cl है, तो जब इसका हम जलीय विलयन लेंगे तो इसमें कितने Cl, 3 आयन, 3 Cl माइनस आयन जो है इसमें मिलेंगे, और एक आयन FeNH3 का होल 6 और +3 पर है, तो आयनों की संख्या इसमें कितनी है? 4। अगर हम दूसरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लेते हैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं FeNH3 का होल 5 और Cl और बड़ा कोष्टक लगा देते हैं और Cl2 ले लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए इसमें 2 तो Cl माइनस आयन जो कोष्टक जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर थे तो 2 आयन तो वो मिले, और यहाँ पर एक आयन कौन सा मिला? FeNH3 का होल 5 Cl +2, तो आयनों की कुल संख्या कितनी होगी? इसमें 3। तो कहने का मतलब है इन दोनों कॉम्प्लेक्स में एक में आयनों की संख्या 4 है और एक में आयनों की संख्या कितनी है? 3। ठीक है, तो जिस कॉम्प्लेक्स में आयनों की संख्या 4 है उसमें विद्युत चालकता का मान ज़्यादा होगा और जिसमें 3 है उसमें कम होगा। कहने का मतलब इसने बताया कि भाई जो है विद्युत चालकता जो है कॉम्प्लेक्स की किस पर डिपेंड करेगी? आयनों की संख्या पर। ठीक है, तो ये आयनों की संख्या पर यहाँ पर इसने ये डिपेंड किया। अब इसको यहाँ एक टेबल फॉर्म में भी इसने यहाँ पर वर्णन ने दिखाया। देखिए यहाँ पर संकुल लिए PtCl4.6NH3, तो इस कॉम्प्लेक्स को हमने इसका फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर
इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखा PTNS3 का होल 6Cl4। तो इसमें अपक्षेपित Cl आयनों की संख्या हो गई 4 और कुल आयनों की संख्या इसमें है 5। फिर हमने दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया यहाँ पर PTCl4.5NH3। तो इसको कॉम्प्लेक्स को हमने दिखाया, तो PTNS3 का होल 5Cl और यहाँ बड़ा कोष्ठक लगा दिया Cl3। तो अपक्षेपित Cl आयनों की संख्या 3 हो गई और कुल आयनों की संख्या हो गई इसमें 4। इसी प्रकार से PTCl4 और .4NH3, तो इसको हमने कॉम्प्लेक्स के रूप में दिखाया यहाँ पर, तो PTNS3 का होल 4 और Cl2 और जो है Cl2, एक Cl2 बाहर है यहाँ पर, 2 Cl बाहर है, तो 2 Cl अपक्षेपित कितनी हुई यहाँ पर 2 और कुल आयनों की संख्या होगी इसमें 3। इसी प्रकार से PTCl4.3NH3 है ना, तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर एक Cl है, तो Cl आयन कितना अपक्षेपित हुआ 1 और आयन हुआ इसमें कितना हुआ आयन यहाँ पर 2। इसी प्रकार से PTCl4.2NH3, तो ये कॉम्प्लेक्स जब दिखाया तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर कोई Cl नहीं है और कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर कोई चार्ज नहीं है। कहने का मतलब कोई भी Cl जो है यहाँ पर अपक्षेपित नहीं होगी, इसलिए Cl माइनस अपक्षेपित की 0 है यहाँ पर, ठीक। और कुल आयनों की संख्या कोई 0 होगी यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, अचालक संकुल होगा, मतलब इसमें कंडक्टेंस का मान नहीं आएगा। तो ये जो है वर्णन ने जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट वो उसमें कंडक्टेंस के मानों को भी इसने समझाया। तो जिसमें आयन की संख्या ज़्यादा है वो कॉम्प्लेक्स चालकता रिप्रेजेंट करेगा, और जिसमें आयनों की संख्या कम है वो कम प्रदर्शित करेगा, और जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट अचालक संकुल होगा। तो इस तरीके से उसने जो है वर्नर सिद्धांत में उसने अपने कुछ प्रैक्टिकल एविडेंस भी वर्नर ने दिए थे, ठीक। कहने का मतलब इस वर्नर सिद्धांत के अंदर 2 चीज़ें मेन थी, एक तो मेटल की कौन सी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, दूसरा वो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल और लिगेंड के मध्य में जो रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसमें प्राइमरी वैलेंसी को जो है किससे रिप्रेजेंट किया, प्राइमरी वैलेंसी को उसने डार्क लाइन से और सेकेंडरी वैलेंसी को डार्क लाइन से और प्राइमरी वैलेंसी अभी डिटेल में आगे ले रहे हैं, प्राइमरी को डॉटेड लाइन से। दूसरा उसने कंडक्टेंस यहाँ पर दिखाई, और एक जो है उसमें कंडक्टेंस के बारे में दिखाया, और एक उसने जो है इस बात को बताया ज्योमेट्री को कि जिन कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उनकी ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होगी, और जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उनकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल होगी। और इसके कुछ प्रैक्टिकल इसने एविडेंस भी यहाँ पर ये दिए थे, ठीक है। अब हम जो है इसमें इस वर्नर थ्योरी के अंदर जो है आगे हम यहाँ पर जो है इस वर्नर ने क्या किया कि इन कॉम्प्लेक्सों की स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर्स को नोट्स में यहाँ पर दे रखा। तो देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स लिया इसने यहाँ पर FeNH3 का होल 6 और Cl3। तो इसको FeNH3 का होल 6 और बड़ा कोष्ठक लगा दिया, और बड़े कोष्ठक के बाहर जो है 3 Cl। तो ये जो बड़े कोष्ठक के बाहर 3 Cl है, ये 3 Cl यहाँ पर जब इसकी स्ट्रक्चर बनाई, चूँकि इसका कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक। तो इस कॉम्प्लेक्स की इसने ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाई है यहाँ पर। ये जो Fe से 6 NH3 जुड़े हैं ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए 6 NH3 को इसने जो है डार्क लाइन से यहाँ पर दिखाया है। और ये जो तीनों Cl जो है यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है, तीनों Cl जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है, जो कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करती है, जो कि आयनाइज होती है वाटर के अंदर, इनको इसने डॉटेड लाइन से यहाँ पर दिखाया, जैसा ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक। फिर इस कॉम्प्लेक्स का इसने दूसरा पार्ट लिया, यहाँ पर दूसरा जो है FeNH3 का होल 5 Cl3, और इसमें FeNH3 का होल 5 और Cl बड़ा कोष्ठक और बाहर 2 Cl को इसने दिखाया। तो क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, तो जब हम इसकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे तो पांचों जो NH3 है वो डार्क लाइन से दिखाई इसने, सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कराई, और एक Cl जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है उसको भी डार्क लाइन से दिखाई, क्योंकि ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सेकेंडरी वैलेंसी को। लेकिन जो 2 Cl है
जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, जो कि प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको इसने डॉटेड लाइन से यहाँ पर देखा है, जैसा चित्र में। इसी प्रकार से इसने यहाँ नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लिया FeNH3 का होल 4 Cl3। तो इसमें FeNH3 का होल इसको दिखाया FeNH3 का होल 4 Cl2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और एक Cl बाहर है। तो इस कॉम्प्लेक्स के जब इसने स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया तो देखिए Fe के साथ में जो 4 NH3 जोड़े यहाँ पर, वो चारों को जो कि सेकेंड वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं डार्क लाइन से, और 2 Cl जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है उनको भी डार्क लाइन से इसने रिप्रेजेंट किया, और एक Cl जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, जो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करती है, उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इसने लास्ट में लिया FeNH3 का होल थ्राइस और Cl3, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में कोई भी Cl नहीं है। कहने का मतलब इस कॉम्प्लेक्स में Fe के साथ में जो तीनों NH3 जुड़ा हुआ है वो भी सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीनों Cl जुड़ी हुई है वो भी सेकेंडरी वैलेंसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये जो तीनों वैलेंस, जो कहने का मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर तीनों ही Cl सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। पहले वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ Cl सेकेंडरी को रिप्रेजेंट कर रही थी, कुछ प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर, तो लोगों का यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जब Cl जो है एक जैसा ही यहाँ पर लिगेंड्स हैं, एक जैसा यहाँ पर लिगेंड है, तो वो दोनों वैलेंसी को कैसे, प्राइमरी वैलेंसी को और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, ये थोड़ी समझने वाली बात थी। कहने का मतलब है इस वर्नर ने जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शुरुआत की, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में इसने बहुत कुछ बताया शुरू में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस वर्नर थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर भी इसने बहुत कुछ इस जो है इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में इसने शुरुआत की थी वर्नर ने, और इस वर्नर सिद्धांत की मेन बातें जो हैं प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और इसकी स्ट्रक्चर। देन प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनीकृत होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनीकृत होती है, नॉन आयनाइजेशनेबल होती है, और इनमें कंडक्टेंस प्रॉपर्टी को भी इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और इसमें वाटर के अंदर कौन से आयन जो है बाहर निकलेंगे या आयनीकृत होंगे, इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश इसने वर्नर थ्योरी ने की थी। तो वर्नर सिद्धांत के बारे में हमने आज यहाँ पढ़ा, आप लोगों को इसके बारे में समझ में आया होगा, और इस सिद्धांत की क्या कमियां हैं, इसके बाद में कौन से सिद्धांत आए, इसको हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर्स में लेंगे। हालांकि वर्नर सिद्धांत जो है शुरू में काफ़ी उपयोगी था, लेकिन आज की डेट में वर्नर सिद्धांत की कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि इससे बाद में जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ गई। इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में आपके सिलेबस में जो है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ों को समझाने के लिए। फिर इसके बाद में लिगेंड फील्ड थ्योरी, MOT थ्योरी, बल लंबी जो है कहानी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। तो आप जो है हमने वर्नर सिद्धांत के बारे में पढ़ा, और आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज, कोटा। गुड्डू।